हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पार्ट नंबर हम 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर है अपना वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नीट लैब असिस्टेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025। इसके अलावा जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेने वाले हैं, सबके लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास होने वाली है। प्रश्नों की एक महाशब्दावली के अंदर, एमसीक्यूज की एक महाशब्दावली के अंदर आपके सामने फिर से इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की, चैनल का विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन को बहुत शानदार कर सकते हैं, दमदार कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो मेरे लाडले, विजिट करते हैं हम राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का और जुड़ते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ में। जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यदि आपने जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बच्चों, आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डिवरीज सट्टन था, डिवरीज कोरेंस बोवेरी था, सट्टन बोवेरी वॉन सेरमक था, डिवरीज कोरेंस वॉन सेरमोक था। ये वैज्ञानिक आपके सामने रखे गए हैं। बिल्कुल, देखो हम बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल जो वंशागति के नियम देता है, उन नियमों की यदि हम बात करें तो वो 1856 से लेकर के 63 के बीच में अपने नियमों का प्रतिपादन करता है। फिर चिरकाली वृक्क शोध के कारण से 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। लगभग 34 वर्षों के बाद में, लगभग 34 वर्षों के बाद में मेंडल के नियमों की पुनः खोज होती है सन 1900 में। और वो खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, वो आपके सामने ऑप्शन में रखे गए हैं। आप पहले क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले, बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ में आपको जाना है। देखो मेरे लाडले, आपको याद रखना है हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमक, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज सन 1900 में की थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। सन 1900 के अंदर हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन सेरमक नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के वंशागति नियमों की पुनः खोज की थी। बिल्कुल आगे बढ़े। अब देखो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। फेनिल कीटोन में है व्याधि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा ध्यान से इसको रीड आउट करना है। देखो क्या कहना चाहता है, फेनिल कीटोन में व्याधि एक डिजीज है, एक विशेष प्रकार की डिजीज है जो आपके सामने रखा गया है। फिनाइल, इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से भी जानते हैं। देखो याद रख लेना इसको, इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा आपके सामने यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ इस डिजीज में। तो देखो इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मानसिक मंदन होता है, बालों का कम हो जाना, त्वचीय रंजन होना, या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फेनिल कीटोन में व्याधि जो है वो किसके कारण से होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल जाइए, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? डेफिनेटली देखो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये चारों के तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ में। किसके साथ में जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ में। फेनिल कीटोन में व्याधि के अंदर मानसिक मंदन भी होता है, बालों का कम हो जाना होता है, त्वचीय रंजन ये देखने को मिलते हैं। बच्चों आपको याद रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें या फेनिल कीटोन में व्याधि की बात करें तो आपको याद रखना है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाली जीन जो होती है उसमें उत्परिवर्तन होने के कारण से ये व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तो आपको याद रख लेना, यहाँ पर अपने पास में इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो डी ऑप्शन। अब देखो डिस्कस करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है, कितना शानदार क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे लाडलों से इसका तो करेक्ट आंसर आप 100% निकालने वाले। कमर कसना मुहावरे का अर्थ अच्छी तरीके से जानते हो, यानी तैयार हो जाओ इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। बिल्कुल एक लगनता के साथ में आपको क्लास को ज्वाइन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है।
मेरे लाडले क्या कहना चाहता है कि ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें, समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप प्रभाव दिखाई देती है, जो क्या कहलाता है? प्रभावी, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता या संपूरकता कहलाता है या संपूरक कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे पहले कौन विद्यार्थी देने वाला है? बिल्कुल, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल टिक मार्क कर दीजिएगा कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। या आप सीधा सीधा इसको इस प्रकार से कर सकते हो कि जो ब्लड ग्रुप है मनुष्य के अंदर, ब्लड ग्रुप की जो वंशागति है वो निम्न में से किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रभावी, अप्रभावी को, अपूर्ण प्रभाविता को, सह प्रभाविता को। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। देखो बच्चों, याद रखना, रुधिर समूह है, रुधिर वर्ग की यदि बात करें तो वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है? सप्रभाविता का माना जाता है। किसका माना जाता है? सप्रभाविता का। एनसीईआरटी लिखती है कि रुधिर वर्ग जो है सप्रभाविता के साथ साथ में बहु एलील का भी प्रकार माना जाता है, रूप माना जाता है। तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऑप्शन में सप्रभाविता तो सप्रभाविता होगा, और यदि बहु एलील आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पर बहु एलील होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब मैं कार्य को आगे बढ़ाता हूं, कड़ी को आगे बढ़ाता हूं, और एक और धमाका आपके सामने रखता हूं। अब देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर की थ्योरी क्लास ज्वाइन करने वाला हर एक विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकालेगा। तो देखो बच्चों, क्या कहना चाहता है? लाल तथा सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है। तो आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, लाल तथा सफेद के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी है, तो आर जीन किस प्रकार होना सिद्ध करता है? ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है संकर, और दूसरे में कह रहा है अप्रभावी, और तीसरे में कह रहा है अपूर्ण प्रभावी, और चौथा कह रहा है कि उत्परिवर्ती। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। किस प्रकार से डिस्कस करते हैं वो आपके सामने है। मैं एक पुष्प का एग्जाम्पल लेकर के जाता हूँ। एनसीईआरटी लिखती है स्वान पुष्प, जिसको आप किसके नाम से जानते हैं? एंटीराइनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एंटीराइनम। अच्छे से पढ़ लेना, इसको एंटीराइनम के नाम से जानते हैं स्वान पुष्प की यदि हम बात करें तो। ठीक है। अब देखो, ये जो स्वान पुष्प एंटीराइनम है, इसमें इसमें इसकी जीन को देखो हम किस प्रकार से लेते हैं। देखो, लाल को दर्शाने के लिए जैसे मैंने कैपिटल आर ले लिया, और सफेद को दर्शाने के लिए मैंने स्मॉल आर ले लिया। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल आर लाल को कर रहा है, और यहाँ पर ये किसको कर रहा है? सफेद को कर रहा है। ठीक है। अब देखो, एंटीराइनम, या आप इसको स्पेन ड्रैगन भी कह सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी इसको स्पेन ड्रैगन एग्जाम्पल मानती है। देखो, अब मैं जैसे इसका गैमेट बनाऊं तो मेरे पास में कैपिटल आर आया, और यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया? स्मॉल आर। जैसे F1 पे डी आई तो मेरे पास में निकल के आया कैपिटल आर और स्मॉल आर। बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। F1VD में यदि प्रभाविता की मैं यदि बात करूं तो ये संतति किस रंग की होनी चाहिए थी? लाल रंग की होनी चाहिए थी। किस रंग की होनी चाहिए थी? लाल। क्योंकि देखो, कैपिटल आर यहाँ पर प्रभावी है, लेकिन ये कैपिटल आर प्रभावी नहीं है। यहाँ पर संतति लाल उत्पन्न नहीं होकर के कैसी होती है? गुलाबी। कैसी होती है? गुलाबी। यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों के या तो बीच का या फिर कोई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है। इस प्रकार की घटना को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों, अच्छी तरीके से एक बार फिर से रीड आउट कर लो। लाल तथा सफेद पुष्प वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो F1PD में गुलाबी रंग की संतति उत्पन्न होती है। यहाँ पर बेटा आर्जिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको ध्यान देना, देखो आर्जिन क्या करेगा? यहाँ पर गुलाबी रंग आएगा, इसके कारण से अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और ये घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। रट्टा लगा लेना अच्छी तरीके से। एक काम की और बात बता देता हूं कि यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम ही आता है, 1:2:1, 1:2:1। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है? मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद है। सहलगनता है, पूर्ण प्रभाविता, संयुग्मकता, विपर्यासी लक्षण। दीजिए करेक्ट आंसर। मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद क्या है? बिल्कुल 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 अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में ऑप्शन के पास में जाना है। मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद क्या है? पूर्ण प्रभाविता है, समयुग्मजी है, या फिर विपर्यासी लक्षण है, या फिर सहलगनता है। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत किसके पास में जाना पड़ेगा? सहलगनता के पास में जाना पड़ेगा, लिंकेज के पास में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? किसके पास में जाना पड़ेगा? लिंकेज के पास में जाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है,
इस क्रोमोसोम के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ये जीन कैपिटल ए और ये जीन अपने पास में कैपिटल बी है, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपने पास में आ गया स्मॉल ए और स्मॉल बी। देखो इस क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली जो जीन होती है वो पैतृक से उनकी संतति में एक साथ या सम्मिलित रूप से जाने का प्रयास करती हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, लिंकेज या संलग्नता कहते हैं। तो देखो संलग्नता के अंदर जो होता है ना, उसमें गुणसूत्र मान लो या जीन मान लो या कारक मान लो, उनका क्या नहीं होता, स्वतंत्र अपव्यवन नहीं होता, या वो स्वतंत्र रूप से विसंयोजित नहीं होते, और वो साथ साथ आगामी पीढ़ी में चले जाते हैं। इसलिए संलग्नता को क्या माना जाता है, मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का अपवाद माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपके सामने ए ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। एक और शानदार धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा विकसित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनिषेचित अंड जो होते हैं, देखो अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा विकसित होते हैं। देखो क्या होता है, किस में होंगे, श्रमिक में, रानी में, नर एवं ड्रोन में। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये घटना किसके बारे में बताता है, एनसीईआरटी मधुप के बारे में, यानी किसके बारे में बताना चाहता है, मधुमक्खी के बारे में बताना चाहता है, ठीक है। अब बच्चों देखो ध्यान देना, मधुमक्खी की यदि बात करें तो उसके अंदर अनिषेचित अंड अनिषेक जनन के द्वारा किसके अंदर बदल जाता है, नर के अंदर बदल जाता है, यानी किसके अंदर बदल जाता है, ड्रोन के अंदर। नर को क्या कहा जाएगा, ड्रोन। तो बेटा यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर निकल के आया, वो तो गया अपने पास में सी ऑप्शन, ठीक है। और देखो आपको याद रखना, मधुमक्खी के अंदर अगुणित द्विगुणित प्रकार की हेप्लोइड डिप्लोइड प्रकार की सेक्स डिटरमाइनेशन पाई जाती है, यानी अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। और याद रखना मेरे लाडले, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यही इस क्वेश्चन में आपको रट्टा लगाना है। इस नर के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो तो होते हैं 16, और इस मादा के अंदर, और मादा में कौन होता है, रानी होती है, और कौन सी होती है, श्रमिक होती है। इन दोनों के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितने आते हैं, 32। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद रखना है कि मधुमक्खी के अंदर जो ड्रोन बनता है वो अनिषेचित अंड में अनिषेक जनन के द्वारा बनता है। तो डेफिनेटली वो किसके अंदर बनेगा, तो देखो वो किस में बदल जाता है, ड्रोन में। तो यहाँ पर मेरे लाडले सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से मेंडलीय विकार है, निम्नलिखित में से किसकी बात कर रहा है, अगला मेंडलीय विकार। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, वर्णांधता है, उपरोक्त सभी है। तो डेफिनेटली एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको किसके पास में चले जाना, सीधा ही उपरोक्त सभी के पास में चले जाना। यहाँ करेक्ट आंसर निकल के आया डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकालने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार दखल अंदाजी करने वाला क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो बच्चों क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। HbA1 HbA1 HbA2 जीन जनक के कौन से क्रोमोसोम पर स्थित होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखा गया। HbA1 HbA2 जीन जनक के कौन से क्रोमोसोम पर स्थित होती है। देखो क्या कहना चाहता है, क्रोमोसोम 15 17 16 18। पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो HbA1 देखो BA1 और HbA2 जो होता है ये किसके लिए निर्धारित होता है, तो आपको एक डिजीज का नाम याद रखना है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया जो रोग होती है ना उसके लिए ये जीन उत्तरदायी होती है। और बच्चों याद रख लेना, यानी ये HbA1 और HbA2 जो होता है वो क्रोमोसोम 16 के ऊपर पाया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, देखो थैलेसीमिया के अंदर होता है, और थैलेसीमिया जो होता है ना बच्चों, ये एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी रक्त विकार माना जाता है, अप्रभावी जीन रक्त विकार माना जाता है। देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलिंग क्रोमोसोम की, तभी तो देखो अपने पास में कौन से क्रोमोसोम पर इसकी जीन पाई जाती है, 16वें क्रोमोसोम पर। और बेटा याद रखना इसके अंदर देखो आपको ध्यान से पढ़ना होगा आगे जाकर के, यहाँ पर दो प्रकार के थैलेसीमिया की बात करेंगे हम। एक तो बेटा अल्फा थैलेसीमिया होता है और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। याद रख लेना, अच्छी तरीके से रट्टा लगा लेना, ये जो अल्फा थैलेसीमिया होती है इसकी जीन तो होती है क्रोमोसोम 16 पर, और बेटा ये जो बीटा थैलेसीमिया होती है
इसकी जीन होती है 11वें गुणसूत्र पर। कौन से गुणसूत्र पर होती है? 11वें गुणसूत्र के ऊपर पाई जाती है। तो याद रखना HbA1 फर्स्ट एंड सेकंड की जो जीन होती है वो क्रोमोसोम 16 पर, जो अल्फा थैलेसीमिया को रिप्रेजेंट करती है, और बीटा थैलेसीमिया की जो जीन होती है वो प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर पाई जाती है। उम्मीद करता हूं ये जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे लाडलों को समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहना चाहता है? एक और धमाका आपके सामने। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण देने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इतना सरल सा क्वेश्चन है कि मैं सारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि इसकी क्वेश्चन की तो खोपड़ी तोड़ने वाले हैं आप। बिल्कुल तोड़ दोगे, मुझे उम्मीद है। सटन था, बोवेरी था, मॉर्गन था, मेंडल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं। वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, दीजिए करेक्ट आंसर, कर दो धमाका कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो था उसका प्रायोगिक सत्यापन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है कि इसका करेक्ट आंसर सारे के सारे विद्यार्थी निकालने वाले। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की थ्योरी क्लास अच्छे से ज्वाइन की है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल लेंगे अच्छा से। देखो बच्चों, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि गुणसूत्र का, वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो देखो 1902 के अंदर, सन 1902 के अंदर एक वैज्ञानिक आता है सट्टन, और एक वैज्ञानिक आता है बोवेरी। कौन आता है? सट्टन और बोवेरी, जिसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? बोमेरी। मैं दोनों लिख देता हूं, कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं हर एक चीज का आपके सामने व्याख्या करूंगा। 1902 के अंदर यानी 1902 के अंदर सट्टन व बोवेरी नामक जो वैज्ञानिक है वो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन करने वाला वैज्ञानिक था टीएच मॉर्गन। कौन था? टीएच मॉर्गन। और टीएच मॉर्गन जो है वो अपना प्रयोग जो है वो किसके ऊपर करता है? एक फल मक्खी के ऊपर करता है, ड्रोसोफिला के ऊपर करता है, यानी किसके ऊपर करता है? मेलनोगेस्टर के ऊपर अपना प्रयोग करता है। तो टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक था जिसने क्या काम किया था? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। और इसीलिए तो टीएच मॉर्गन को प्रायोगिक जो अनुवंशिकी है, जेनेटिक्स जो होती है, उसका क्या माना जाता है? साइंटिस्ट माना जाता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? फेनिल कीटोन में व्याधि किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि फेनिल कीटोन में व्याधि जो होती है वो किसका उदाहरण माना जाता है? बच्चा, सह-प्रभाविता का, बहु प्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का, डाउन सिंड्रोम का। दीजिए करेक्ट आंसर। सब विद्यार्थी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। फेनिल कीटोन में व्याधि किसका एग्जाम्पल है? किसके साथ में जाऊं मैं? बहु प्रभाविता के साथ में जाऊं, सह प्रभाविता के पास में जाऊं, अपूर्ण प्रभाविता के पास में जाऊं, या फिर डाउन सिंड्रोम के पास में जाऊं? किस किसने पहले पढ़ रखा है? दीजिए करेक्ट आंसर। एक कर दो धमाका बढ़िया सा, करेक्ट आंसर निकाल के लेके आओ। देखो बच्चों, फेनिल कीटोन में व्याधि जो होती है वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है? बहु प्रभाविता का एग्जाम्पल माना जाता है। याद रह जाएगा? तो सीधा सीधा याद रखना, ये बहु प्रभाविता का एग्जाम्पल है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने है। मधुमक्खी के एक शुक्राणु एवं एक अंडे के युग्मन से उत्पन्न संतति कौन सी होगी? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। मैं इधर ले लेता हूं अपने पास में मादा, इधर ले लेता हूं मेरे पास में नर। ठीक है। अब देखो क्या कहना चाहता है, अंडे की बात कर रहा है। हाँ, याद रखना मधुमक्खी के अंदर मादा जो होती है ना बेटा, वो तो होती है द्विगुणित। वो तो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। और नर जो होता है वो कैसा होता है? हेप्लॉइड होता है। ठीक है। अब अच्छी तरीके से समझना, तो इसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं 32 और इसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं 16, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। मेरे लाडले, आपको ध्यान देना है क्या कहना चाहता है। मैं जैसे इसके गेमेट बनाऊं तो अपने पास में n और n बन जाएगा। इधर अपने पास में देखो क्या होता है, अपने पास में क्या आ गया? यहाँ पर n आ गया। अब देखो क्या कहना चाहता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। तो ये शुक्राणु ही तो है ना। देखो ये शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल गया तो अपने पास में वापिस n प्लस n क्या बन गया? 2n बन गया। और मेरे लाडले, अब ये जो 2n बना, जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट आगे जाकर के किसके अंदर बदल जाएगा? ये आगे जाकर के किस में बदल जाएगा? रानी और श्रमिक में बदल जाएगा डेफिनेटली। तो देखो मधुमक्खी के एक शुक्राणु का अंडाणु के साथ में जब मिलन होता है तो रानी तथा श्रमिक मक्खी का निर्माण होता है। और बच्चों देखो यहाँ पर 2n आ गया अपने पास में, रानी तथा श्रमिक दोनों बनती हैं।
अब देखो होता क्या है, एक अजीब सी घटना बताता हूँ आपको। अंडे के अंदर जेली पाई जाती है। अंडे के अंदर क्या पाई जाती है? जेली। जेली क्या है? एक पोषक पदार्थ है। देखो जिसको जेली अच्छा मिलेगा, जिसको जेली क्या मिल जाए? अच्छा मिल जाए, वो तो बेटा किस में बदल जाएगा? रानी के अंदर। और जेली कम मात्रा में मिले, देखो मैं उल्टा इस प्रकार से, इसका मतलब है कम और इसका मतलब है ज्यादा। देखो जेली ज्यादा मिलेगी तो वो किस में बदलेगा? रानी में। और जेली कम मिल जाए तो वो किस में बदल जाता है? श्रमिक में। और ये जो आगे जाकर के एक एन रह गया, ये एन क्या काम करता है? एन इससे जनन के द्वारा ड्रोन में बदल जाता है। तो डेफिनेटली समझ में आया होगा कि देखो जब शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ में मिलता है तो रानी तथा श्रमिक का निर्माण होता है। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने एक और धमाका करता हूं। एक क्रोमोसोम का अभाव अर्थात 45, देखो 45 क्रोमोसोम की स्थिति किस रोग में होती है? तो ये तो अपनी पिछली क्लास में आ चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। एक और धमाका आपके सामने, देखो बेटा क्या कहना चाहता, 44 प्लस अक्स जीरो। ये आपके पास में आ गया 44 प्लस का अक्स जीरो। मैंने अच्छे से रटाया था, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टर्नर सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा याद रखना, मैंने आपको रटाया था, ये जो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो महिलाओं की डिजीज है, महिलाओं का रोग है, ठीक है ना। और जिसके अंदर अपने पास में 44 प्लस का अक्स जीरो दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो हो गया अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। फेनिल कीटोन में व्याधि किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी है? देखो किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी है? किस एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण से होता है? ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है फेनिल हाइड्रोक्सिलेज के कारण से, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण से, फेनिल कीटो हाइड्रोक्सिलेज के कारण से, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण से। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। कर दो धमाका, अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में इसका करेक्ट आंसर देना है। देखो बच्चों, फेनिल कीटोन में व्याधि जो होती है ना, वो फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है उसको बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाने के कारण से, क्या हो जाने के कारण से? म्यूटेशन। और म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन हो जाने के कारण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में डी ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स में क्वेश्चन को डालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वास्तव में ही रामबाण साबित होने वाले हैं। विश्वास के साथ में चैनल के साथ में बने रहोगे तो अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार हो जाएगी और आप आराम से एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। अब बच्चों आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन और है, कर दो धमाका और इसका करेक्ट आंसर दो। ड्रोसोफिला मेलनोगेस्टर पर आनुवंशिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सटन था, बोवेरी था, मोर्गन था और मेंडल था। इसका तो करेक्ट आंसर सारे स्टूडेंट का आना ही आना चाहिए, क्योंकि आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पीछे के कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए हमने जिसमें ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों मैं सीधा आंसर के पास में जाता हूं। यहाँ पर अपने पास में सी ऑप्शन होगा, यानी वो वैज्ञानिक कौन था? टी एच मॉर्गन। कौन था? टी एच मॉर्गन, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब एक और धमाका आपके सामने। मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अब अच्छी तरीके से आज की क्लास में हम डिस्कस कर चुके। लास्ट के क्वेश्चन थम्स अप के साथ में सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर के साथ में आगे बढ़ेंगे। बच्चों मादा मधुमक्खी में क्रोमोसोम 32 होते हैं, 16 होते हैं, 30 होते हैं, 34 होते हैं। मैं कहता हूँ रट्टा लगा लेना इस क्वेश्चन का, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने अभी अभी बताया था कि मतलब मधुमक्खी के अंदर जो है वो अगुणित द्विगुणित, देखो एक बार फिर से थोड़ा ध्यान देना। मादा मादा मधुमक्खी के अंदर क्रोमोसोम तो देखो अपने पास में क्या आ गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर तो अपने पास में आ गया ए ऑप्शन यानी 32। आपको याद रखना है मादा मधुमक्खी या मधुमक्खी की मैं बात करूं तो मधुमक्खी के अंदर अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण पद्धति प्रणाली या पद्धति पाई जाती है, एन और 2n प्रकार की, ठीक है ना। तो मादा के अंदर तो होते हैं कितने क्रोमोजोम? 32 क्रोमोजोम। और यदि मैं नर की बात करूं तो नर में कितने पाए जाते हैं? 16 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा हमने, जिसका आज की इस क्लास के अंदर पार्ट नंबर 4 जो डिस्कस किया गया, बिल्कुल बहुत ही शानदार टॉपिक था अपना, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें इस प्रकार से आपके सामने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन रखे गए। आप अच्छी तरीके से उन क्लासों को दोहरान करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। हम इसको अभी
समाप्त नहीं करेंगे, इसका दी एंड नहीं करने वाले हैं। एक पार्ट और लेकर के आएँगे, जिसमें जितना भी बचा हुआ मसाला है, वो आपके सामने रखा जाएगा और जेनेटिक्स आपकी मुट्ठी में हो जाएगी मेरे लाडले। बहुत शानदार तरीके से हम एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत करके दिखाएँगे। बस विश्वास के साथ में आपको चैनल के साथ में बने रहना है और लगातार डेली क्लास को जॉइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो 5 नंबर पार्ट है उसके साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बच्चों, सेशन को शेयर करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना है। सभी का एक बार फिर से राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।